अर्थ एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। वो बात अलग है कि अर्थ ना तो यूनिफॉर्म है, ना सॉलिड है और ना ही स्फीयर। मान लीजिए कि हम गड्ढा खोद के थोड़ा सा अंदर घुस गए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये जो अर्थ घूम रही है, रोटेशन की वजह से फर्क क्या पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग चैनल जिसका नाम है प्रोडीजेई पे, और मैं हूँ आपका अपना अनु गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर आने वाले वेरिएशंस के बारे में, जो कि आते हैं डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से। इस सेशन में हम जानेंगे उन फैक्टर्स को जो कि हैं डेप्थ, हाइट या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ। तो आइए हम लोग इस बारे में आगे बढ़ते हैं, और इसे जानते हुए सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड को कहते हैं। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की ही बात कर रहे हैं तो हम ये बात जानते हैं कि अर्थ, सबसे पहले तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, इनफैक्ट ऑल थ्योरेटिकल पर्पसेस, हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। वो बात अलग है कि अर्थ ना तो यूनिफॉर्म है, ना सॉलिड है और ना ही स्फीयर है। बट स्टिल चलो ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम ये बात मान लेते हैं। सिंपल सी बात यह है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए हम दो बातें कर सकते हैं, आर लेस देन कैपिटल आर और आर ग्रेटर देन कैपिटल आर की, मतलब अंदर की और बाहर की। अगर अर्थ है और अर्थ का जो रेडियस है वो अगर आपको कैपिटल आर से गिवन है और उसका जो मास है वो कैपिटल एम है, इसमें अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो इसके अंदर जो फील्ड आती है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। लेकिन अगर आर, छोटा आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है, मतलब जो पॉइंट है वो बाहर है, उस केस में फील्ड इज गिवन बाय जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यानी कि बाहर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि सारा मास जो है वो सेंटर पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है, और इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट बाहर से भी ऐसा ही नजर आता है। खास बात यह है कि अगर हम स्मॉल आर की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर डालें, यानी कि हम अर्थ के सरफेस पे फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो फील्ड चाहे इस फॉर्मूले में डालें या इस फॉर्मूले में डालें, दोनों केस में सेम आती है, और उस फील्ड की वैल्यू आती है जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, जिसे हम लोग स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और लेकिन वो बात अलग है कि चूंकि अर्थ थोड़ी सी फ्लैट है, पोल पे रेडियस अलग है, इक्वेटर पे रेडियस अलग है, तो उस हिसाब से दोनों जगहों पे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ पे होगी थोड़ी सी कम होती है 9.799 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहाँ होती है एक तरफ होगी 9.799 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये स्मॉल जी की वैल्यू बता रहा हूँ। यहाँ पोल पे होगी वो 9.8 से थोड़ी सी ज़्यादा 9.801 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन सही बात तो ये है कि भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो ये दोनों ही कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग लेके चलते हैं। ज़्यादा एग्जैक्ट भी होता है तो 9.8 लेते हैं, और अर्थ को यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मानते हैं, हालांकि ना यूनिफॉर्म है, ना सॉलिड है, ना स्फीयर है। इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हम डेप्थ की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर हम डेप्थ की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, क्योंकि हम लोग रेडियस को, या आर जो स्मॉल आर जो डिस्टेंस है वो सेंटर से डिस्टेंस है, वो कैपिटल आर से कम होने वाला है। अगर मैं ऐसा ये केस यहाँ पे लेता हूँ कि चलिए मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी, ये तो इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, ठीक है, और ये हो गया रेडियस कैपिटल आर, और मान लीजिए कि हम गड्ढा खोद के थोड़ा सा अंदर घुस गए, मान लीजिए हम यहाँ तक आ गए, ठीक है, और जो अंदर जो डेप्थ है वो डी है, ठीक है, और ऑब्वियसली सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से डिस्टेंस बन जाएगा कैपिटल आर माइनस डी। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर माइनस डी, सरफेस से डिस्टेंस हो जाएगा छोटा डी। अब अगर मुझे ये पता करना है कि भाई यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, तो देखो मैं ये जानता हूं कि स्मॉल जी यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज गिवन बाय जी एम बाय आर स्क्वायर, राइट। मुझे फील्ड निकालनी है अंदर। अंदर का जो फॉर्मूला है नई वाली फील्ड वो है जी एम छोटा आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, वेयर छोटा आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, जी एम इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस डी, तो मैंने यहां पे लिखा आर माइनस डी अपॉन कैपिटल आर क्यूब।
थोड़ा सा और अच्छा से इसको अगर सफाई से लिखेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो देखो अलग रह गया, एक R मैंने R माइनस डी के नीचे घुसेड़ा तो ये D1 माइनस डी बाई आर रह गया। यहाँ पे आप देखोगे ये GM बाय कैपिटल R स्क्वायर तो बेसिकली स्मॉल जी है, ये हमारा G डैश चला आ रहा था बड़ी बड़ी दूर से पीछे से। तो यहां से मुझे ये समझ में आया कि G डैश की वैल्यू एक्चुअली हो जाएगी G मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डी बाय आर। प्लीज नोट यहां मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करी है सिवाय इसके कि हम अर्थ को यूनिफॉर्म सॉलिड मान रहे हैं, और वो अप्रोक्सीमेशन नहीं है। फॉर ऑल थ्योरेटिकल पर्पसेस हम वही मानेंगे, उसके सिवा हम क्वेश्चन सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो D है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई D कितनी डेप्थ हो सकती है, तो भाई क्या D जो थोड़ा सा खोदना पड़ेगा या ज्यादा भी खोद सकते हैं, R/2 तक भी आ सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल आप आ सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाई है, सारी एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। और यहाँ पे हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि एक्चुअली D बस इतना सा ध्यान रख सकते हैं कि R से छोटा होगा। भाई सही बात है, भाई R से ज्यादा थोड़ी खोदोगे, नहीं हम तो साहब 1.5 R खोदेंगे। अरे भाई 1.5 R ही खोदना है तो घूम के आ जाए, वहां से खोद ले, ऐसे क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग डेप्थ की बात कर रहे थे, डेप्थ रेडियस से बड़ी नहीं होगी, पर हाँ ऑलमोस्ट रेडियस तक भी हो सकती है। इवन अगर आप चाहो तो D को आप R के बराबर भी डाल सकते हो, लेस देन इक्वल टू भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने D को R के बराबर डाला तो उस केस में फील्ड अपने आप वहां देखोगे 0 आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो, या ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, वो 0 होगी। ठीक है, ये हुई बात वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ के बारे में। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं हाइट के बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं हाइट के लिए जो फील्ड है, फील्ड का फॉर्मूला क्या है? ये हो गई हमारी अर्थ, उस पर आ गया इक्वेटर, इक्वेटर में आ गया रेडियस, और रेडियस के साथ ही साथ यहां पे आ गई एक हाइट। मान लीजिए आपने जो हाइट ली वो यहां पे अर्थ से h हाइट ऊपर ले लिया, रेडियस अर्थ हाई से। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस था ये कैपिटल R था ही सही ऑलरेडी। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि अगर ये डिस्टेंस कैपिटल R है, अगर ये डिस्टेंस कैपिटल R है तो सेंटर से जो टोटल डिस्टेंस है छोटा r जो यहां बनेगा स्मॉल r, वो बेसिकली कैपिटल R प्लस h आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आती होगी। इनफैक्ट यहां लिख देता हूं मैं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। ठीक है, अच्छा जैसे ही मैंने ये वाली बात लिखी, बाहर जो फील्ड का फॉर्मूला होता है वो कैसे गिवन है? बाहर जो फील्ड का फॉर्मूला होता है G डैश, दैट इज गिवन बाय GM अपॉन स्मॉल r क्यूब, राइट, वेयर स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल R प्लस h आ गई। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि G की वैल्यू, यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू होगी GM अपॉन R स्क्वायर, राइट। ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। तो इसमें अगर हम आगे बढ़ते तो हमें फील्ड क्या मिलेगी? चलो वहां चलते हैं यहाँ पे। तो स्मॉल r की वैल्यू डालेंगे R प्लस h, तो हमें प्राप्त होगा G डैश की वैल्यू आ गई GM अपॉन R प्लस h का होल, सॉरी क्यूब नहीं है, स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आएगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ होगी छोटी सी, हाँ, तो यहां जो आएगा ये स्क्वायर आएगा, नीचे R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये R स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर आ गया। मुझे इसको उस वाले G से रिलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, G डैश की वैल्यू मैंने करी, इसमें काम करो GM बाय कैपिटल, नीचे डिनोमिनेटर में R स्क्वायर, जबरदस्ती कॉमन बाहर निकालो, निकल तो नहीं रहा, जबरदस्ती कर लो, क्योंकि मुझे सम हाउ साम दाम दन भेद GM बाय R स्क्वायर चाहिए था। तो यहां क्या बच गया, 1 अपॉन 1 प्लस h बाय R रेज टू दी पावर 2। ठीक है, जैसे ये लिखा है, ये क्या आ गया, ये हो गया छोटा g, तो G डैश की वैल्यू हो गई G, और यहां पे मैंने लिखूंगा इसको 1 प्लस h बाय R रेज टू दी पावर -2। अब यहां पे मैंने लगाया बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है? वो ये कहता है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं, छोटा सा यहाँ नीचे। वो ये कहता है कि 1 प्लस x रेज टू दी पावर n अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx के बराबर होता है अगर x बहुत छोटा हो 1 से तो। ठीक है, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तो 1 प्लस, उस केस में हम लोग 1 प्लस x टू दी पावर n को 1 प्लस nx बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर h बाय r बहुत छोटा है 1 से, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इफ
h इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल R, तो उस केस में क्या कहा जा सकता है? उस केस में हम ये कह सकते हैं कि g डैश की वैल्यू आएगी g इंटू 1 माइनस 2h बाय R। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि चाहे हाइट हो या डेप्थ हो, कहां गई, हाँ, चाहे डेप्थ हो या फिर हाइट हो, इन दोनों ही केसेस में जो फील्ड होती है दैट इज एक्चुअली दैट डिक्रीजेस या ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद हाइट एंड डेप्थ। ठीक है, हालांकि ये वाली बात है कि डेप्थ के केस में कोई मतलब डेप्थ कुड बी एनीथिंग अप टू R, लेकिन हाइट जो है वो कैपिटल R से बहुत छोटी होनी चाहिए। आप जानते हैं कैपिटल R की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर होती है। बहुत छोटा करना है तो आप मतलब उसका 1% रख सकते हो। 1% का मतलब 64 किलोमीटर, चलो 100 किलोमीटर तक भी चल जाएगा। मतलब अगर हाइट 100 किलोमीटर तक है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको पूरा ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सॉरी ये वाला। ठीक है, चलिए ये हो गई दो चीजें, डेप्थ की बात हो गई और हाइट की बात हो गई। अगली जो बात आती है वो होती है रोटेशन ऑफ अर्थ की। ठीक है, तो अर्थ जब रोटेट करती है तो रोटेशन की वजह से भी जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो पहले से कमजोर हो जाती है। उसका रीजन क्या है, उसको कैसे समझते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा भी अर्थ है, ठीक है, फिर ये हो गया आपका इक्वेटोरियल प्लेन पूरा। इक्वेटोरियल प्लेन के बाद यहां पे आ गया रेडियस, और ये जो अर्थ है अभी तक हमने इसके घूमने को हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि अर्थ घूम भी रही है। अगर अर्थ घूम रही है इसका मतलब ये हो गया इसका एक्सिस, जहां पे अर्थ ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, इसी सेंस में घूमती है अर्थ। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट घूमती है। और जब अर्थ यहां पे घूम रही है तो मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक छोटा सा मास मान लिया m। ठीक है, अर्थ का मास कैपिटल एम है इसे, बाकी जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सब है अपनी जगह पे मौजूद है। हमने कहा कि ठीक है भाई, ये यहाँ पे m मास मान लिया और उसका जो रेडियस है वो भी कैपिटल R हो गया। आप यहाँ पे देखोगे ये एक एंगल थीटा है, जो ये जो इस मास को अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन, वो लाइन जो एंगल इक्वेटोरियल प्लेन से बना रही है, इसी एंगल को हम लोग लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। आपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सुना होगा, इसी एंगल को हम लोग लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। जो पूरी की पूरी अर्थ होती है वो हमेशा अलग अलग उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिवाइडेड है। ठीक है, वो आपने सुना होगा कभी इस चीज को। ठीक है, ग्लोब होगा आपके पास, आपने कभी देखा होगा कि अर्थ इस तरीके से डिवाइडेड रहती है और ये ऐसे करके घूमती रहती है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये जो अर्थ घूम रही है, जो लैटिट्यूड है, उसका फायदा क्या है, घूम या इस रोटेशन की वजह से फर्क क्या पड़ेगा? तो देखो, रोटेशन की वजह से फर्क ये पड़ता है कि अब मैं ये कह सकता हूं कि सही बात तो ये है कि जब अर्थ घूमेगी तो ये वाला मास भी एक सर्कल पे घूमेगा। उस सर्कल का रेडियस कितना होगा? उस सर्कल का रेडियस होगा ये वाला छोटा r। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये तो कैपिटल R है, बड़ा वाला, और अगर ये छोटा r है तो क्या आपको दिख रहा है कि स्मॉल r की वैल्यू एक्चुअली कैपिटल R cos थीटा के बराबर है। स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R cos थीटा के बराबर है। और जैसे ही ये बात हमारे समझ में आती है, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी और बातें कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूं मतलब बेसिकली अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन की बात करूं, अगर ये अर्थ ऐसे गोल गोल घूम रही है और ये पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है, तो उम्मीद है आपको ये बात याद होगी कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल पे मूव करता है तो उस पार्टिकल की एक एक्सेलरेशन होती है जो हमेशा सेंटर की तरफ होती है। इस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो इस पार्टिकल, इसका अगर मास m मान लेते हैं, तो इसकी एक्सेलरेशन किस तरफ होगी? मास तो खैर m है, कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन किस तरफ होगी? एक्सेलरेशन हमेशा जो होती है वो सेंट्रीपिटल होती है, मतलब सेंटर की तरफ होती है। और कितनी होती है? वो होती है ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, r जो उसके जिस सर्कल पे वो मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस होता है। ठीक है, अब मेरा बहुत जोर से मन कर रहा है कि मैं ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इस लाइन के अलोंग f इक्वल टू एम ए लगा दूं। ठीक है, इस लाइन के अलोंग f इक्वल टू एम ए लगाता हूं अगर मैं, तो मुझे क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, चलो पहले अपन देखते हैं फोर्सेस कौन कौन सी हैं। ऑब्वियसली भाई एक तो लगेगी नीचे की तरफ जो एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो हो जाएगी आपकी mg। मान लो इसका मास m है तो ये फोर्स हो जाएगी mg जो एक्चुअल फोर्स है। ठीक है, एक अर्थ के सरफेस से यहां बाहर की तरफ एक नॉर्मल भी लगेगा, जो ये वही नॉर्मल है। अगर इसके नीचे वेइंग मशीन रखी होती तो वेइंग मशीन आपको पता है नॉर्मल ही नापती है। ठीक है, तो जो इफेक्टिव ग्रेविटी या इफेक्टिव वेट जो है वो बेसिकली यही नॉर्मल है।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एम जी डैश, और एक्चुअली हमको यही जी डैश निकालना है। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में एफ इक्वल टू एम ए देखता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में एफ इक्वल टू एम ए लगाने की कोशिश करता हूं तो मुझे यहां मिलेगा, देखो एम जी तो लग रही है नीचे की तरफ, चलो ध्यान से देखते हैं, ठीक है, एम जी लग रही है सेंटर की तरफ, और माइनस है एम जी डैश, वो बाहर की तरफ लग रही है, मतलब नॉर्मल, और इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसकी इधर है लेफ्टवर्ड्स, पर इसका एक इधर की तरफ कंपोनेंट भी तो आएगा, और चूंकि ये एंगल भी थीटा ही है तो कंपोनेंट जो आएगा वो होगा, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग होगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन, यहां पे जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो होगी फोर्स इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आएगी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ठीक है, जिसमें कि छोटा आर जो है वो खुद कैपिटल आर कॉस थीटा है। तो जब आप इसे लिखोगे तो ये आएगा एम जी माइनस एम जी डैश इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कॉस स्क्वायर थीटा। और ये लिखते के साथ ही आपको इस बात का एहसास होगा कि देखो एम कटा और एम कटा, और अगर आपने जी डैश की वैल्यू निकालने की कोशिश करी तो यहां पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, जी डैश की वैल्यू आएगी, जी डैश उधर गया, यहां पे आया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज एक्चुअली व्हाट, थीटा कहलाता है लैटिट्यूड, ठीक है। अब अगर थीटा लैटिट्यूड हो गया तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस जगह पे होगा, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा इस पे, क्या नाम है, सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा इक्वेटर पे, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, थीटा जैसे ही 0 हुआ कॉस का थीटा हो गया 1, और जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जो मिनिमम जी है वो यहीं पर है। इनफैक्ट पोल एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां पे कोई इफेक्ट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि पोल के लिए थीटा हो जाएगा 90, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 90 हो जाएगा 0, तो यानी कि जी डैश की वैल्यू पोल पे तो जी ही आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज्यादा या सबसे कम इफेक्ट जो होता है रोटेशन ड्यू टू अर्थ का फील्ड के ऊपर वो सबसे ज्यादा होता है इस जगह पे, ठीक है, और सबसे कम होता है एक्चुअली जो इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे, और इफेक्ट सबसे कम होता है यहाँ पे, और इसी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा यहाँ होती है, सबसे कम यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये होगी थोड़ी थोड़ी सी बातें। अब मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और वो मेरा पूछने का बड़ा मन कर रहा है आपसे, और वो सवाल ये है कि मुझे बताओ कि अगर मैं, ध्यान से सुनना भाई सवाल को, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं, जो मैंने इक्वेशन यहां लगाई है इस डायरेक्शन में, और वैसे ये सही है, ठीक है, ये मैं आपको आई कैन वाउच फॉर इट, ये सही है, भरोसा करो मेरा, ये यही सही है, एग्जाम में आएगा ऐसे ही लगाना। बस मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा आपको परेशान करूं। परेशान करने का मतलब ये हो गया कि भाई अगर मान लीजिए मैंने आपसे ये पूछा, ये बताओ कि अगर मैं यही वाली इक्वेशन जो मैंने इस लाइन के अलॉन्ग लगाई है, यही वाली इक्वेशन अगर मान लीजिए कि मैं इस लाइन के अलॉन्ग लगाता, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वाले लाइन के अलॉन्ग, तो इक्वेशन क्या आती, एक्चुअली उस केस में जो इक्वेशन बनती ना वो बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली इक्वेशन होती। क्यों, क्योंकि mg का वाला कंपोनेंट आता तो वो हो जाता क्या, वो हो जाता, एक सेकेंड, वो, हाँ, वो आता है एम जी, इधर एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर खुद होता है कैपिटल आर कॉस थीटा। और बहुत खूबसूरत चीज ये होती कि एम 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 तो कटते ही कटते कॉस थीटा भी कट जाते। कितनी खूबसूरत इक्वेशन आती है ये होती सिंपली जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये गलत है। सवाल मेरा आपसे सिर्फ इतना सा है कि इसमें गलती क्या है, ठीक है। ये बात आपको मतलब शायद बहुत जगह डिस्कस नहीं की जाएगी, ठीक है। ये तो किताबों में लिखा हुआ है कि इस डायरेक्शन में लगाओ, आंसर पाओ, खुश रहो, बहुत बढ़िया, ये आंसर है, इससे हमारा आंसर आ जाता है।
इससे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हो जाते हैं। इसमें क्या गलती है, एफ इक्वल टू एम तो लिखा है, जो यहाँ लिखा था वही वहां लिख दिया तो उस वाली इक्वेशन में, एफ बी डी तो बना रखा था। और इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, मतलब आप चाहो तो एक बार पॉज करके सोच सकते हो, और मन तो मेरा ये है कि मैं छोड़ दूं, नहीं बताऊं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो बताऊंगा कभी और किसी दिन, ठीक है। वैसे कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर लो, फिर कमेंट में बताऊंगा नीचे, ठीक है। तो या फिर मैं एक एडिशनल वीडियो डाल दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो तब तक आप ट्राई करो और सोचो, कमेंट्स में लिख के मुझे बताना कि इसमें गलती क्या है। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक इन दिस, ठीक है। और इतना बहुत है आज के लिए, एक सस्पेंस में छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। चलो हाँ, लेकिन ये बात है, क्वेश्चंस आपके जितने एग्जाम में होने वाले हैं वो सारे के सारे आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि वेरिएशन ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको इस सेशन से पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी हैरानी परेशानी हो, तो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द राइट डाउन इन आस्क इन द कमेंट्स, या फिर आप यहाँ से मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे आप जो भी आप मुझसे पूछना चाहे, टेलीग्राम पे चाहे या यूट्यूब पे, जहाँ पर भी आप मुझसे चाहें वहाँ कांटेक्ट करके मुझसे जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। आप चाहते हो कि ऐसे और कंसेप्चुअल वीडियोस के मैं बनाता रहूँ, तो बस कमेंट्स में लिख के छोड़ देना, तो आई ट्राई एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। चलो, तो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड द क्लास। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।